तक इसको सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा तब तक ही तो सोएगी। ये लो रेखा, तुम्हारा सुबह का नाश्ता। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आपने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है। रात को मेरा इंतजार करते करते बेचारी सो गई थी और इसने मुझसे चॉकलेट मंगाई थी, तो इसको चॉकलेट देना बनता है ना। ये और इसकी चॉकलेट कभी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती। इसकी शादी की उम्र हो गई है और इसका चॉकलेट और टॉफियाँ खाना छूटता ही नहीं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, चॉकलेट खाने दो ना। अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी। चॉकलेट के पीछे अम्मी आप सुबह सुबह शुरू हो गई हैं। आपको तो पता है कि मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है और सारी चीजों में चॉकलेट ही अच्छी लगती है मुझे। जल्दी से उठ के नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। क्या बना रही हो नाश्ते में? चॉकलेट। सीमा रेखा को ताना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। रेखा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठती है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं। कैसे अब्बू हैं आप? लड़की की शादी की उम्र हो गई है और आप चैन से नाश्ता कर रहे हैं। इसके लिए लड़का देखिए। तुम तो मुझे बेकारी समझती हो। मैंने एक अच्छा रिश्ता अपनी बिटिया के लिए देखा है। वो शाम को ही रेखा को देखने आने वाले हैं। आप मुझे अब बता रहे हैं कितनी सारी तैयारियां करनी है? भाई देखने ही तो आ रहे हैं, शादी थोड़ी ना है जिसका इंतजाम करना है। अरे आप क्या जाने कि लड़के जब देखने आते हैं तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी बेवकूफी की वजह से कहीं रिश्ता टूट ना जाए। ठीक है, अब तुम ही संभालो। शाम को लड़के वाले आएंगे, उनकी कैसे खुशामद करनी है ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अपने आप संभालो। सीमा शाम की तैयारी में लग जाती है। शाम को राधा अपने बेटे पवन के साथ रेखा को देखने आती है और देखते ही उसे पसंद कर लेती है। कुछ वक्त बाद रेखा और पवन की शादी हो जाती है। पहली रात को पवन उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। इस प्यारी सी दुल्हन के लिए ये चॉकलेट। हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है। शुक्रिया, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। वैसे मेरे पर्स में भी बहुत सारी चॉकलेट रखी है, खाएंगे क्या? पवन उसकी बचकानी हरकत देखकर हंसने लगता है। इसी तरह से रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है। क्या हुआ बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख नहीं है। राधा बहुत कम खाना खाती थी क्योंकि उसे चॉकलेट खाना बेहद पसंद था, इसलिए वो सिर्फ चॉकलेट ही खाती रहती थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। एक बार जब राधा की सहेली रेखा को देखने के लिए आती है तो रेखा मुंह में चॉकलेट दबाकर चुपचाप खड़ी रहती है। राधा, तुम्हारी बहू तो बेहद संस्कारी है, घूंघट में है बेचारी। क्या हुआ रेखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो और घूंघट में क्यों खड़ी हो? रेखा के मुंह में चॉकलेट होने की वजह से वो कोई जवाब ही नहीं दे पाती और इससे राधा को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो रेखा के पास आकर गुस्से में उसका घूंघट उठाती है। उसके मुंह में चॉकलेट होती है। ये देखकर राधा और उसकी सहेली हंसने लगती है। मैं तो बेवजह ही तुम पर गुस्सा हो रही थी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि तुम्हें चॉकलेट खाना बेहद पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और भी चॉकलेट ले आती। तुम्हें इस तरह छुप छुपा कर चॉकलेट नहीं खाना पड़ता। सच राधा, तुम्हारी बहू तो अभी तक बच्ची है। भला इस उम्र में कोई चॉकलेट खाता है क्या? अच्छा ही है कि बचपना है, बड़े होकर क्या करना है? पूरी जिंदगी पड़ी है बड़े होने के लिए। अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है, खेलने दो। बिल्कुल सही कहा, बड़े होने पर तो टेंशन ही टेंशन होती है। रुको रेखा, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। मुँह दिखाई में तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा तोहफा होगा मेरे लिए। शुक्रिया आंटी। अभी तक सबने इतने भारी भारी साड़ियाँ, गहने और न जाने क्या क्या दिया है मुझे। एक आप ही ऐसी हैं जो मुझे मेरे पसंद की चीजें दे रही हैं। रेखा अब छुप छुप कर चॉकलेट न खाकर खुलेआम खाया करती थी और उसे पराठे बनाने का भी बेहद शौक था। वो तरह तरह के पराठे बनाया करती थी। अब तो अपना बचपना छोड़ दे रेखा, तेरी शादी हो गई है। अब तो तेरे ये चॉकलेट और टॉफी के दिन गए। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अम्मी, जिम्मेदारियों का इन चॉकलेट से क्या लेना देना? राधा रेखा को बेहद समझाती है पर उसकी ये आदत नहीं छूटती, पर थोड़ी कम जरूर हो गई थी। एक दिन पवन उदास सोफे पर बैठा था। क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान होकर क्यों बैठा हुआ है? ऑफिस में कोई दिक्कत हो गई है क्या? अम्मी, टेंशन की बात तो है। ऑफिस में छटनी होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा?
तुम्हारी शादी में वैसे ही इतना कर्ज लिया हुआ है, अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अम्मी यही तो समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे घर का खर्चा चलाऊं। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तरकीब जरूर मिल जाएगी। अब मैं परेशान ना हो तो क्या हूँ, क्योंकि किसी और कंपनी में तो कोई वैकेंसी नहीं है और जो काम मुझे आता है वो कहीं और है ही नहीं और मिल भी नहीं सकता जल्दी से। राधा और रेखा इस बात को सुनकर बेहद परेशान हो जाते हैं। मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अम्मी जान, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। जब मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा तो भला तुम क्या कर लोगी? माँ, और कोई उपाय भी तो नहीं है? आप जाकर आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पवन के बार बार कहने पर राधा दवाई लेकर आराम करने चली जाती है। आप कुछ काम करना नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं पराठे बेहद अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं पराठे बनाकर आपको दूँ और आप अपने ऑफिस में ही डब्बा पैक करके लोगों को खाना पहुँचा सके। इससे आप उस ऑफिस से भी जुड़े रहेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो तुम डब्बा पैकिंग का काम करो, मैं डिलीवरी का काम करूँगा। मैंने इनको तो बोल दिया, पर पराठे बनाने के लिए तो कोई सामान ही नहीं है, सिर्फ आटे के सिवा। क्यों ना मेरे पास जो चॉकलेट्स रखी है मैं उन्हीं के पराठे बना दूं? अरे रेखा, ये क्या, तुम चॉकलेट का पराठा बना रही हो? अगर किसी को चॉकलेट का पराठा पसंद नहीं आया तो? ये कुछ अलग ही तरह का पराठा है, एक बार आप डिलीवर करके तो देखिए, क्या पता सबको पसंद आ जाए। रेखा जब चॉकलेट का पराठा बनाना शुरू कर देती है, वो देखती है कि उस एक चॉकलेट के पराठे से बेहद सारे पराठे बनते चले जाते हैं। अरे, ये तो जादुई पराठा निकला। मेरे पास तो एक ही पराठे का सामान था, ये तो बेहद सारे पराठे बनते चले गए। रेखा अब उन पराठों को डिलीवर कर देती है, जो सबको बेहद पसंद आते हैं। एक बार पवन की तबीयत खराब होने की वजह से रेखा उन पराठों की डिलीवरी करने के लिए खुद ही उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अचानक से बेहद तेज बारिश होने लगती है और सभी लोग ऑफिस में फंस गए हैं। न जाने ये बेमौसम की बरसात क्यों होने लगी है, यहाँ तो सभी के सभी फंस गए हैं। अब सबको अपने घर जाने में बहुत तकलीफ होगी, ना जाने कैसे पहुँच पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, इन सबको उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। यहाँ से तो हम निकल नहीं पा रहे, तुम भला हमें कैसे निकालोगी? फालतू की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। सर, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। रेखा के एक इशारे पर वो चॉकलेट जादुई पराठा एक बड़े से छत के रूप में बदल जाता है और सभी स्टाफ मेंबर उसके नीचे आ जाते हैं और वह सभी को उनके घर महफूजियत से पहुंचा देता है। मोहनलाल गांव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी बीवी गायत्री की बीमारी में तकरीबन सभी खेत बिक चुके थे, इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने तकरीबन कस्बे के सभी लोगों को अपना कायल बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई, कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू कार पार्किंग करके फौरन पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की फुटपाथ की दुकान थोड़ी ना है, जो कोई भी मुंह उठाकर वहाँ चला जाएगा। उस दुकान का एक रुतबा है, बड़े बड़े लोग वहाँ अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाला का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। अब्बू जान, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा किसी रोज। अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें पिज्जा खिलवा सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं अब्बू जान, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। अब्बू कह रहे हैं ना
कि एक दिन हमें पिज्जा खिलाने जरूर ले जाएंगे? नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। रॉकी भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना जायकेदार होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। वो अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। कल सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा के ही चर्चे हो रहे थे। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है जिसमें हम पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की भी छुट्टी होगी। सभी कल शाम को अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ शामिल नहीं हो सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, हैसियतदार लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से लाख गुना जायकेदार हमारे पराठे हैं। अरे जाओ जाओ, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, बस उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सब हंसने लगते हैं। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो अब्बू, बात ये है कि कल रॉकी का याम पैदाइश है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम्हें आलू के लज्जतदार पराठे बनाकर खिलाऊंगा और हम सब कल जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर के बाहर निकल गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दो मेरे भाई। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सब नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहनते हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे बाजी? ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, मैं आज तुम्हें पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। चलो उठो। पिताजी, मैंने कह दिया ना कि जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाते हैं, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू पिज्जा नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर नाकाम हो जाती है। आज फिर सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी अब्बू, आई। ये लो पैसे और कल स्कूल से आते वक्त पिज्जा लेती आना। अब्बू, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पिज्जा पराठा रखा है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अब्बू की साइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। समझने में देर न लगी कि अब्बू ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में रॉकी की कल की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम लोग ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे अब्बू ने बनाया है, पिज्जा पराठा। हाँ, ये स्पेशल डिश अब्बू ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत ही जायकेदार है। अरे वाह, ये तो हकीकत में बहुत जायकेदार है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कई गुना ज्यादा जायकेदार। सुमित्रा, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना।
हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, वाकई ये कितना लज्जतदार है, पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने अब्बू को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी और पिज्जा की दुकान में खरीदार लगभग कम जाने लगे। पिज्जा की दुकान बंद होने की नौबत पे आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल की दुकान पर आए। मोहनलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बड़ा नाम सुना था, आज चख भी लिया। वाकई बहुत लाजवाब है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया जनाब। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं फराहमी और कारोबार की तशहीर देख लूंगा। जो भी नफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये कारोबारी अच्छी लगी। दोनों मिलकर साथ साथ काम करने लगे। पराठा पिज्जा का जायका और अच्छी तशहीर जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा और शहर में आलीशान बंगले में रहने लगा। सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहां पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ, क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू, हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू, हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या? पिज्जा? वो कैसे? अब्बू, शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है। अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा, हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू, आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं।
अरे भाई बहुत सूरज, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ दुरुस्त कहा, मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं और देख बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है, आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं।